हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर टू अम्ल सार एवं लवण एसिड बेस एंड सोल्ट हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट भाग में ये जाना, पहले वीडियो में हमने ये जाना कि अम्ल क्या होता है और सार क्या होता है। हमने उनको पूरी डिटेल के साथ समझा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उस टॉपिक का नाम है बच्चों कि अम्ल सार सूचक। अम्ल सार सूचक यानी इसको हम सूचक भी बोल सकते हैं। अम्ल सार सूचक को हम क्या बोल सकते हैं? सूचक भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। और बच्चों, आपने इंडिकेटर वर्ड का नाम सुना होगा। इंडिकेटर देखो, मोटरसाइकिल में लगा होता है, 2 इंडिकेटर लगा होता है, 2 आगे लगे होते हैं, 2 पीछे लगे होते हैं। इसी प्रकार बड़ी बड़ी गाड़ियों में इंडिकेटर लगे होते हैं। यानी जब हमें दाईं साइड में जाना होता है तो दायां इंडिकेटर जला देते हैं, जब बाईं साइड में जाना होता है तो बायां इंडिकेटर जला देते हैं। तो ये इंडिकेटर क्या काम करते हैं बच्चों? ये दर्शाते हैं कि हमें इस तरफ जाना है। ठीक है ना, नहीं तो पीछे वाला आएगा और आपके मतलब ठोक के चला जाएगा। ठीक है, यानी इंडिकेटर का होना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार अम्ल सार जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम पढ़ रहे इंडिकेटर यानी सूचक के बारे में। ठीक है, हर जगह सूचक होते हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर सूचक पढ़ रहे हैं। अब ये सूचक क्या काम आएंगे बच्चों? ये सूचक हमें दर्शाएंगे कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा सार है, यानी अम्ल सार की उपस्थिति को दर्शाने। देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि अम्ल किसे कहते हैं और सार कैसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर थोड़ा ये जान रहे हैं कि हम उनको पहचानेंगे कैसे, हम उनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे अम्ल और सारकों की। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूचक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी अम्ल सार सूचक जो है इनके माध्यम से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा अम्ल होता है और कौन सा सार होता है, यानी हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा पदार्थ अम्ल होता है और कौन सा सार होता है। ठीक है, तो यानी क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे सूचक यानी अम्ल सार सूचक, या इसको हम सूचक भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर बच्चों। ठीक है, इंडिकेटर बोलते हैं। अब बच्चों, ये होते क्या है, किसे कहते हैं अम्ल सार सूचक? तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या सार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या सार की उपस्थिति को क्या करते हैं? सूचित करते हैं, अम्ल सार सूचक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ बच्चों जिनको जो किसी विलयन में या हम जैसे मान लो कोई अम्ल है या सार है, तो जब हम उसको उसमें मिलाएंगे, यानी कि जो हमारे पास कोई पदार्थ होगा, जब हम उस पदार्थ को अम्ल या सार में जो विलयन है उसमें मिलाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये अम्ल है या सार है। अब कैसे पता लगेगा? ठीक है, उसको अब समझते हैं अपन। लेकिन अम्ल सार सूचक क्या है कि वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या सार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या सार की उपस्थिति को क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्या कहलाएंगे? अम्ल सार सूचक कहलाते हैं। बात समझिए, वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या सार की उपस्थिति को क्या करते हैं? सूचित करते हैं बच्चों। सूचित करते हैं मतलब क्या होता है? दर्शाते हैं बच्चों। हमें मतलब सूचित करने का मतलब क्या होता है? हमें दिखाते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या सार की उपस्थिति क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्या कहलाएंगे? अम्ल सार सूचक कहलाते हैं। अब देखो, जो सूचक जो है ये बच्चों 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे 4 प्रकार की वो पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 प्रकार के सूचक पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे बच्चों प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे बच्चों कृत्रिम सूचक, और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे गंधीय सूचक। ठीक है, तो सूचक कितने पढ़ेंगे जल्दी से रिपीट करो। नंबर 1 पे हम प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 पे कृत्रिम सूचक और नंबर 3 पे गंधीय सूचक। ठीक है, तो इन तीनों सूचकों के बारे में हम समझने वाले हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन से सूचक होंगे एक बार रिपीट कर दीजिए वापस से। एक तो होता है बच्चों प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे कृत्रिम सूचक और नंबर 3 पे गंधीय सूचक की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों सूचक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा, इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि सूचक क्या होता है, तो आपको बता देना है कि वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या सार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अम्ल सार सूचक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, सूचक कहलाते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या बताया बच्चों कि प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कृत्रिम सूचक और नंबर 3 पे गंधीय सूचक। तो तीनों सूचकों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें
सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राकृतिक सूचक की, ठीक है, प्राकृतिक सूचक, ठीक है बच्चों, कौन सा सूचक, प्राकृतिक सूचक। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक सूचक के लिए कि वे सूचक जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो सीधे ही प्रकृति से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे सूचक जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो क्या कहलाने वाले हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अच्छा, ये जो प्राकृतिक सूचक है ना, ये पदार्थ के रंग में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं, पदार्थ के रंग में परिवर्तन करते हैं, और रंग में परिवर्तन करके हमें बताते हैं कि कौन ये पदार्थ अम्ल है या सार है, ठीक है। यानी कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये किसमें परिवर्तन करते हैं, रंग में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करेंगे, आपसे पूछ लिया जाए जो प्राकृतिक सूचक किसमें परिवर्तन करते हैं, तो रंग में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करेंगे, रंग में, यानी ये रंग में परिवर्तन करके बताते हैं, और ये रंग में परिवर्तन करके बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा सार है बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो प्राकृतिक सूचक हैं ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं प्राकृतिक सूचक। तो बच्चों हम यहाँ पर जो प्राकृतिक सूचक हैं उसको किस प्रकार समझते हैं, देखिए एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पर सूचक, क्या लिख देते हैं, सूचक, सूचक लिख दिया, ठीक है, सूचक लिख दिया। इधर हम लिख देते हैं दूसरी यहाँ पर कि अम्ल, ठीक है, अम्ल, और इधर लिख देते हैं सार, ठीक है, सार लिख दिया, ठीक है। समझना ध्यान से, अच्छी तरह समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अम्ल लिख दिया, यहाँ पर सूचक अम्ल और सार, ठीक है। अब यहाँ इधर लिख देते हैं हम क्रम संख्या नंबर। तो देखिए हम यहाँ पर जो पहला सूचक की अगर अपन बात करें तो बात कर रहे हैं लिटमस की। किसकी बात कर रहे हैं, लिटमस की। अब बच्चों आपने लिटमस का नाम सुना होगा, लिटमस है ना, लिटमस पत्र जो है लिटमस विलयन से बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है अब आगे बात करेंगे। तो लिटमस को जब अम्ल में मिलाएंगे तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए हम ऐसे समझे जैसे हमारे पास कोई ये गिलास है कांच का, इसमें कोई पदार्थ भरा था, जैसे इसमें लिटमस इसमें मान लो कोई, हम ऐसे समझे हमें पता नहीं था क्या था, लेकिन जैसे में हमने इसमें क्या मिलाया, लिटमस मिलाया, लिटमस विलयन मिलाया तो ये लाल कलर का हो गया। कैसा हो गया, लाल कलर का। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ हैं ये क्या होगा, ये अम्ल होगा। क्या होगा, ये अम्ल होगा, ठीक है। और अगर ये पदार्थ बच्चों अगर नीला हो जाता, कैसा हो जाता, नीला, इसका मतलब ये क्या हो जाता, सार, ठीक है। तो अगर नीला हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा। समझिए बात को। यानी लिटमस जो है उसको अम्ल में मिलाने पर लाल होता है और सार में मिलाने पर कैसा होता है, कैसा होता है बच्चों, नीला हो जाता है, ठीक है जी। तो यानी कि पहला जो प्राकृतिक सूचक है कौन सा हो गया, लिटमस हो गया, ठीक है, लिटमस हो गया। जब अम्ल में मिलाएंगे तो लाल होगा और जब सार में मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। दूसरा अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं लाल पत्ता गोभी, है ना, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ध्यान सुनो, लाल पत्ता गोभी। अब देखिए जब इसको अम्ल में मिलाया जाता है, लाल पत्ता गोभी जब इसको अम्ल में मिलाया जाता है तो इसका कलर लाल ही होता है। कैसा होता है, लाल, यानी कि लाल पत्ता गोभी। अब आप कहेंगे सर इसको क्या पत्ते डालेंगे बाबू, नहीं, इसका जूस निकालो ना, लाल पत्ता गोभी का जूस निकालो, उसको मिला दो तो ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको सार में डाला जाता है लाल पत्ता गोभी थोड़ा सा जूस निकाल के तो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा, बात समझ, हरा हो जाएगा, ठीक है, हरा हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे पे अगर बात करें तो हल्दी, ठीक है, क्या हो जाएगा, हल्दी, ठीक है। तो हल्दी को जब अम्ल में डाला जाता है तो इसके रंग कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, यानी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात याद रखना आप, यानी कि जब हल्दी को अम्ल में मिलाएंगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे सार में मिलाएंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, इसका जो कलर है वो लाल भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, लाल भूरा, ठीक है, लाल भूरा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आएगी। तो यानी ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो यानी कि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, यानी जो तीनों सूचक जो हमने पढ़े तीनों क्या है, प्राकृतिक सूचक है, तीनों क्या है, प्राकृतिक सूचक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि लिटमस को जब अम्ल में मिलाया जाता है तो कैसा होता है, लाल, जब सार में मिलाएंगे तो कैसा होता है, नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी को जब अम्ल में मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, सार में मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा बच्चों। हल्दी को अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब सार में मिलाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, लाल भूरा, है ना, लाल भूरा हो जाएगा, ठीक है, लाल भूरा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों,
ठीक है जी, आगे बढ़े। तो यानी ये तो हो गया प्राकृतिक सूचक। तो हमने प्राकृतिक सूचक के लिए क्या कहा कि वे सूचक जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब बच्चों लिटमस प्रकृति से प्राप्त होता है, लाल पत्ता गोभी प्रकृति से प्राप्त होती है। इसको ऐसा थोड़ी कि ठीक है बीज लगाने की जरूरत होती है, हल्दी थोड़ा लगा दो, खेत में लगा देते हैं अपन। यानी कि ये जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। यानी कि इनको मानव के द्वारा बनाया नहीं जाता, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रकृति की देन है बच्चों। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी पौधे पर पुष्प आता है तो प्रकृति प्राकृतिक है बच्चों, प्राकृतिक है। अब जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये कृत्रिम है, समझ रहे हो ना? मोबाइल क्या है? कृत्रिम, क्योंकि इसको मानव बना रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके जी, अब हम बात करने वाले बच्चों कृत्रिम सूचक की। किसकी बात करेंगे? कृत्रिम सूचक। अब बच्चों देखिए कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? वैसे तो आपको पता होगा कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जिसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, सिंपल सी बात। तो यानी किसे कहेंगे कृत्रिम सूचक? तो हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा वे सूचक या ऐसे सूचक, वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम सूचक। ठीक है, वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कृत्रिम सूचक कहलाएंगे। अब कृत्रिम सूचक की भी बात करें तो जैसे मान लो वैसे सेम टू सेम, जैसे मान लो एक तो डायरेक्ट लिख देते हैं पहला जैसे इधर चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अपन सूचक। क्या लिख देते हैं? सूचक। इधर लिख देते हैं हम अम्ल और इधर लिख देते हैं हम सार। ठीक है जी, सार। अब जैसे मान लो पहला सूचक की अगर अपन बात करें, पहला है बच्चों ध्यान सुनना, फिनोल्फथेलीन है ना, फिनोल्फथेलीन है ना, फिनोल्फथेलीन। अब फिनोल्फथेलीन ध्यान सुनना, फिनोल्फथेलीन। अब जब इसका जो विलेन फिनोल्फथेलीन जो विलेन है, इसको जब हम अम्ल में मिलाएंगे बच्चों, तो जो इसका जो कलर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम कह सकते हैं रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन। याद रखना, रंगहीन मतलब पानी जैसा होगा। ठीक है, पानी यानी जो फिनोल्फथेलीन जो होता है ये कलरलेस होता है बच्चों, समझ रहे हो? यानी पानी जैसा इसका कलर होता है। तो इसके वे जब इसको अम्ल में मिलाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे सार में मिलाएंगे, जैसे ही हम किसमें मिलाएंगे? सार में मिलाएंगे, तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी होगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा अपन बात करें तो दूसरा है मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज। ठीक है, अब जब मेथिल ऑरेंज को अपन अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा? जो उसका कलर है वो होगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। कलर क्या हो जाएगा? लाल। और जब सार में इसको मिलाएंगे तो इसका कलर जो है वो पीला होगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यानी कि जो फिनोल्फथेलीन होता है, ध्यान सुनना, जो फिनोल्फथेलीन होता है, ये दोनों क्या है? ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ना, ये दोनों क्या है? कृत्रिम सूचक है। क्या है? कृत्रिम सूचक। दोनों क्या है? कृत्रिम सूचक। दोनों कृत्रिम सूचक है। तो फिनोल्फथेलीन को जब हम अम्ल में मिलाएंगे तो रंगहीन यानी इसका कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कलरलेस होगा। और जब सार में मिलाएंगे तो गुलाबी यानी पिंक हो जाएगा। ठीक है, जब मेथिल ऑरेंज जो है, मेथिल ऑरेंज को जब हम अम्ल में मिलाएंगे तो इसका जो कलर है वो लाल होगा, और जब सार में मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो यानी ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास क्या है? कृत्रिम सूचक है। क्या है जी? कृत्रिम सूचक है। ठीक है, तो याद रखना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ कोई दो कृत्रिम सूचकों के नाम बताओ। दो कृत्रिम सूचक बताइए, दो कृत्रिम सूचक बताइए, सूचक के नाम बताइए। तो आप क्या बता सकते हैं? नंबर 1 पे फिनोल्फथेलीन हो जाएगा। और नंबर 2 पे बताओ क्या बता देंगे? है ना, मेथिल ऑरेंज बता देंगे। मेथिल ऑरेंज बता देंगे। बात समझिए कि नहीं? मेथिल ऑरेंज बता देंगे। तो यानी कि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो कृत्रिम सूचक बताइए। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कृत्रिम सूचक भी खत्म हो गया हमारा। लास्ट सूचक है जैसा हमने बताया, तीसरा कौन सा बताया था? जल्दी बताइए, तीसरा हमने कौन सा बताया था? तीसरा है बच्चों गंधीय सूचक। कौन सा? गंधीय सूचक। अब क्या होता है गंधीय सूचक? देखो सुनो ध्यान से, गंधीय सूचक अब नाम से वैसे क्लियर हो रहा है। गंधीय सूचक यानी कि जो गंध में परिवर्तन करता हो, ऐसा सूचक जो गंध में परिवर्तन करता हो। ठीक है, जो गंध में परिवर्तन कर रहा हो। ठीक है, यानी जो स्मेल चेंज, इस गंध का मतलब क्या होगा? स्मेल चेंज करता है। अब जैसे मान लो कई बार हम ग्रुप में बैठे होते हैं, आप ही समझ लो, अब जब वहां पर गंध बदल जाती है ग्रुप में, तो हम क्या समझते हैं?
कुछ तो गड़बड़ है बाबू, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना। यानी कि गंध के द्वारा हम पता लगाते हैं कि कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो बदलाव हुआ है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से जो सूचक हैं वो भी अपनी गंध को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, यानी बदल लेते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो हम कह सकते हैं वे सूचक जो अपनी गंध में परिवर्तन कर, वे सूचक जो अपनी गंध में परिवर्तन कर अम्ल व सार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। समझ रहे हो, वे सूचक जो अपनी गंध में परिवर्तन कर, वे सूचक जो अपनी गंध में परिवर्तन कर अम्ल व सार की उपस्थिति को क्या करते हैं, सूचित करते हैं, क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक कहलाते हैं। अब देखिए गंधीय सूचक कौन कौन से, नंबर चलो इधर लिख देते हैं सूचक, यहाँ पर सूचक लिख दो, इधर लिख दो आप अम्ल, ठीक है, और इधर क्या लिख देते हैं, सार लिख देते, इधर सार लिख देते हैं, ठीक है, सेम टू सेम वैसे। पहला सूचक हम यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों प्याज, क्या ले लेते हैं, प्याज, ठीक है, प्याज। अब प्याज जो होता है ना बच्चों, इसका थोड़ा सा हम क्या, प्याज को ऑनियन बोलते हैं इंग्लिश में, इसका थोड़ा सा मान लो जूस निकाल लिया, ठीक है, क्या निकाल लिया, जूस। अब देखिए जब प्याज घर पे काटा जाता है ना, तो इतनी तीखी उसकी गंध होती है कि नाक से छींक आने लग जाती है ना, छींक, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, है ना, चेहरा अजीब सा हो जाता है बच्चों, है ना, ऐसा होता है, ऐसे पूछने लग जाते हैं आंसू को, समझ रहे हो। तो क्यों, आखिर क्यों भाई साहब, उसकी जो गंध होती है ना तीखी होती है, कैसी होती है, तीखी। तो प्याज जो है जब इसका थोड़ा सा जूस निकाल के जब इसको अम्ल में डालेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, गंध में कोई परिवर्तन, गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, बात समझिए, यानी कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब सार में डालेंगे तो उसकी जो गंध थी, जो तीखी गंध थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, गायब होगी बच्चों, गायब हो जाए, अब कोई इसमें गंध ही नहीं आएगी, समझ रहे हो, यानी जो उसकी तीखी गंध थी ना वो खत्म, गायब हो जाएगी, कब, जब उसको सार में डाल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वेनिला, लिख देते हैं वेनिला। अब ये वेनिला क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार से प्याज में तगड़ी वाली तीखी गंध होती है, इसी प्रकार से वेनिला जो है उसमें खुशबू आती है, क्या आती है जी, खुशबू आती है, समझ लो, बड़े खुशबू आती है, जब इसको सूंघते ना, ऐसा इसको कहा जाता है केक वेक में भी डाला जाता है, तो यानी खुशबू आती है, इसमें खुशबू आती है। तो इसी प्रकार जब इसको वेनिला को अपन अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी खुशबू में कोई परिवर्तन नहीं होगा जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे सार में डालेंगे तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी, समझिए, गायब हो जाएगी, समझ, याद रखना, वेनिला को जब अम्ल में डालेंगे तो उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे सार में डालेंगे ना तो फिर वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं लौंग का तेल, क्या, लौंग का तेल, लौंग देखा ना, लौंग चाय जब चाय बनाते ना घर में तो उसमें डाला जाता है लौंग, ठीक है, डालते भाई, तो लौंग का तेल। अब जब लौंग के तेल को अपन अम्ल में मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे सार में डालेंगे तो खत्म हो जाएगा भाई, क्या, उसकी जो भी गंध है ना गायब हो जाएगी, बात समझिए कि नहीं समझिए। तो ये तीनों बातें आपको यहाँ पर रखनी है जो कि सीधी है। यहाँ पर प्याज की तीखी गंध होती है, जब इसको अम्ल में मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सारे में मिलाएंगे तो खत्म, यानी गायब हो जाएगी। वेनिला जो है जब इसको अम्ल में मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें इसकी गंध में खुशबू आती है, और जो जब सारे में मिलाएंगे तो खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लौंग का तेल जो है जब इसको अम्ल में मिलाएंगे तो इसकी खुशबू को, मतलब जो इसकी जो गंध है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी के प्रकार जब सार में डालेंगे तो खत्म हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पता लगेगा कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा सार, ठीक है। तो हमने बच्चों यहाँ पर 3 सूचक पढ़े, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो उनमें हमने बहुत सारे कुछ उदाहरण भी देखे, उनकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा सार, क्योंकि यही तो हमें जाना था, सूचक क्या होते हैं, अम्ल सार सूचक क्या होते हैं, कि वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या सार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे पदार्थ हैं और ये अलग अलग प्रकार से अम्ल सार की उपस्थिति को सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से कर रहे हैं हमने जाना। तो बच्चों आई होप आपको जो इंडिकेटर है यानी जो अम्ल सार सूचक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अन्य बच्चों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।